नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। आज का यह वीडियो मैं भारत देश के उच्चतम न्यायालय के आगामी मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ महोदय को संबोधित कर रहा हूं और उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आदरणीय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ महोदय को भारत सरकार के द्वारा अगले मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के संबंध में जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से उनको शुभकामना देता हूं एवं मंगल कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको दीर्घायु होने के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब मैं मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। यह वीडियो मैं बना रहा हूं भारत देश के संविधान के आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, उसका इस्तेमाल कर अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक कर्तव्य है जो उसी संविधान के आर्टिकल 51A का B and H के तहत, जिसमें मुझे देश का एक नागरिक होने के नाते अपने मॉरल्स, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और इंक्वायरी का इस्तेमाल करते हुए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मैं वही कर्तव्य निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों जनता की जो आवाज़ है, जो दूसरे लोग नहीं बोल पा रहे हैं, मैं उसे बोलकर और सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं संवाद करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके पहले मैं सवाल पूछूं या कुछ और आगे बात करूं, मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि झारखंड हाई कोर्ट के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को मैंने 3 बार एडमिनिस्ट्रेटिव साइट से एप्लीकेशन दिया है और दुर्भाग्यवश तीनों बार उस एप्लीकेशन पर कोई निर्णय नहीं किया गया। एक बार एक एप्लीकेशन को मुझे वापस लेने के लिए बाध्य किया गया और 2 एप्लीकेशन आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तत्पश्चात पूर्व के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना महोदय को मैंने 23 नवंबर 2021 को ईमेल के माध्यम से एक आवेदन समर्पित किया था और उसमें 13 क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंने पूछा था और उनसे जवाब देने के लिए या तो ईमेल के लेटर के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से या जुडिशियल ऑर्डर से या PIL से या प्रेस बुलेटिन से, चाहे वो जैसे भी समझे, उनसे मैंने 13 क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछा था। दुर्भाग्यवश 23 नवंबर 2021 से लेकर उनके रिटायरमेंट होने तक, अर्थात अगस्त 2022 तक मेरे आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने YouTube में वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक में मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस supreme.nic.in पर भेजा था, लेकिन उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तत्पश्चात वर्तमान के जो आदरणीय मुख्य न्यायाधीश श्री यू ललित हैं, मैंने उनको भी जो पहले एप्लीकेशन भेजा था उसकी कॉपी का स्नैपशॉट लगाते हुए पुनः इनको एप्लीकेशन लिखा था कि वो तो पहले के चीफ जस्टिस साहब तो जवाब नहीं दे पाए, कम से कम आप देने का कृपा कीजिए। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा भी नहीं दिया गया। वो भी अब रिटायर होने वाले हैं। इसी बीच में आदरणीय चंद्रचूड़ साहब की नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है
और 9 नवंबर 2022 को वो शपथ ग्रहण भी करेंगे। आज 29 अक्टूबर है 2022 और मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसे YouTube में अपलोड करूँगा और इसका लिंक मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर भी भेजूँगा। मुझे उम्मीद है कि ईमेल एड्रेस तो तुरंत पहुँच जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही जिनको मैं संबोधित करना चाहता हूं और जिनका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उन तक मेरा संवाद पहुंच जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में जो भी ईमेल या कंप्यूटर हैंडल करते हैं उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो यथाशीघ्र पहुंचा देंगे मेरे संवाद को। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। आदरणीय चंद्रचूड़ साहब, आपका कुछ बहुत फेमस जजमेंट हुए हैं। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपके पिताश्री भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और बहुत लंबे समय तक रहे हैं, यहाँ तक कि शायद सबसे ज़्यादा लंबे टेन्योर तक रहे हैं, करीब 7-8 साल। और वही सौभाग्य काफ़ी समय के बाद ये आपको भी प्राप्त होने जा रहा है, जो आप करीब 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो पिताजी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, तो हो सकता है बचपन से ही आपको कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभा आपको आई होगी और कम उम्र में आप जज के रूप में नियुक्त हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के कारण से आपको लंबा समय वहां मिला और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर मेरे तरफ से मैं छोटा हूं इसलिए मैं आपको बधाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं भगवान से आपके लिए मंगल कामना कर सकता हूं। एनीवे, अब आपका एक फेमस स्टेटमेंट रहा था कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। तो और इसी तरह से और भी कई जजमेंट आपने किया है जो एक तरह से माइलस्टोन है। बहुत अच्छी बात है, वो सभी के लिए मेरे तरफ से बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एक और मुद्दा है जो अभी तक आपके लायक शायद नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के कगार पर हैं और नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है, अब बनना ऑलमोस्ट निश्चित है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मेरा यह सवाल उठाना या आपसे संवाद करना या आपसे पूछना, ये मेरा लाजमी बनता है कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं। जो सिद्धांत आपने दिया है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी, तो मैं वही डिसेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि एक सामान्य नागरिक होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस तरह से यूट्यूब से संवाद करे और ईमेल से संवाद करे, लेकिन आपने तो रास्ता दिखाया है और उस मार्गदर्शन पर मैं चल रहा हूं और उसी मार्गदर्शन के तहत मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और मैं आपसे जवाब की अपेक्षा करता हूं। यह व्यक्तिगत केवल मेरे लिए नहीं है, मैं जो भी सवाल उठा रहा हूं यह देश हित में है और जनहित में है। यदि इन सवालों का जवाब आपने दे पाए तो इसमें लाखों करोड़ों जनता की भला होगी। मेरा भला होगा या नहीं पता नहीं, और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों जनता की इसमें भला होगी ये तय निश्चित है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे सवालों को गौर से सुनेंगे और इसको आप ईमेल के माध्यम से, मेरा जो ईमेल है, जिस ईमेल से मेरा लिंक जाएगा उस ईमेल से या प्रेस बुलेटिन से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से या अपने जो शपथ ग्रहण का संबोधन होगा उस दिन आप इन मुद्दों पर, इन सवालों पर जरूर ध्यान देंगे और इसका जवाब देने की कृपा करेंगे। मैं विशेष करके आपके संबोधन को सुनूंगा कि आपने इन मुद्दों को उठाया, समझा या नहीं और इसका जवाब आप दे पाए या नहीं। मुझे अभी इस मैटर पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन
मैं आपसे जवाब की उम्मीद ज़रूर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, सकारात्मक सोच रहा हूँ कि आप जवाब देने में सक्षम होंगे और ज़रूर देंगे। अब मैं आता हूँ सवाल पर। मेरा सवाल है, पहला सवाल, जैसा कि मैंने बताया कि 13 सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंने पूर्व के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन.वी. रमन्ना साहब को पूछा था, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सेम सवाल मैंने वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर यू ललित से पूछा, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दे पाए। उसी तरह से 13 क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था उसी से मिलता जुलता या उसी को समराइज करके मैं छोटा करके आप पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब देने के लिए सक्षम होंगे और आप मेरी क्वेरी को, मेरी जो भूख है उसको आप शांत करने की कोशिश करेंगे। और मेरी भूख नहीं, ये लाखों करोड़ों जनता की भूख है। दुर्भाग्य से यूट्यूबर तो बहुत है दुनिया में, लेकिन न्यायालय जैसे संवेदनशील मामला में कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। जितना भी मीडिया हाउस है, किन्हीं को हिम्मत नहीं होता है, सबको लगता है हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इन लोग से पंगा नहीं लेना। लेकिन चूंकि आपने एक मार्गदर्शन दिया है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसी डिसेंट का मैं इस्तेमाल करता हूं, आपके मार्गदर्शन पर चल रहा हूं और उस सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल करते हुए डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मैं सवाल उठा रहा हूं और आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। आते हैं सवाल पर। सवाल नंबर 1, क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के ही एक पूर्व के जो अब रिटायर हो गए हैं जज साहब मिस्टर चेलमेश्वर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द कॉलेजियम इज ओपेक एंड इट नीड्स ट्रांसपेरेंसी। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के मेंबर के द्वारा ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ओपेक एंड इट नीड्स ट्रांसपेरेंसी। कॉलेजियम के अंदर क्या डिस्कशन होता है किसी को पता नहीं चल पाता है। तो ऐसा क्या राज है जो छुपा रहे हैं? क्यों नहीं उसका लाइव टेलीकास्टिंग कर देते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कुछ केस में जब लाइव टेलीकास्टिंग हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो आपके कॉलेजियम के मीटिंग का भी जो ऑफिशियल काम है, आपका घर का काम नहीं है, वो किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, तो जो ऑफिशियल काम है, क्या डिलिब्रेशन हो रहा है, क्यों नहीं उसको लाइव होने देते हैं? कौन कॉलेजियम के मेंबर क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये लोगों को क्यों नहीं पता चलता है? पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता है, कौन आदरणीय एमपी क्या बोलते हैं, ये देश की जनता देखती है, देश की जनता फिर डिसाइड करती है। तो उसी तरह से देश की जनता को देखने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है तो उसको देखने का अधिकार है। जब पार्लियामेंट और विधानसभा में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहाँ अच्छा से डिस्कशन होता है कि कुर्सी फेंका फेंकी होता है, ये देश की जनता को देखने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में, और जो कॉलेजियम का मीटिंग होता है, जो ऑफिशियल जगह है, सरकारी जगह है, सरकारी टाइम में 10:30 से 4:30 बजे के बीच में होता है, तो उसमें क्या प्रोसीडिंग हो रहा है, ये देश की जनता को जानने का क्यों नहीं अधिकार है? इसमें क्या राज है जो छुपा रहे हैं? अगर कुछ राज नहीं है तो आप दिखाइए, और अगर राज है तो राज क्या है वो बता दीजिए। और यदि राज नहीं बताते हैं, दिखाते भी नहीं है, राज भी नहीं बताते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, वहां घपला है। और घपला क्या है, ये सामान्यतः सभी लोगों को पता है कि कॉलेजियम के मेंबर्स अपने अपने कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे उनके जान पहचान वाले हों जिनसे वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेटिफिकेशन से वो अपने अपने कैंडिडेट को पुश करते हैं। और अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो दूसरा कैंडिडेट, जो दूसरा कॉलेजियम मेंबर है, वो भी अपना कैंडिडेट को पुश कर रहे हैं। और सारे लोग अगर पुश करते करते सबकी बात मानी जाएगी तो सर्वसम्मति से निर्णय हो जाएगा कि सब, मान लीजिए कि 5 मेंबर है कॉलेजियम में, 5 मेंबर ने एक कैंडिडेट अपना अपना पुश किया, और 5 मेंबर को पता है कि हम अगर अपोज करेंगे तो मेरे वाले कैंडिडेट पर भी दूसरा अपोज करेंगे, इसलिए कोई किसी का अपोज नहीं करेंगे। और अगर किसी का कैंडिडेट पर अपोजिशन होता है तो दूसरे लोग भी अपोज करते हैं। तो वैसे केस में रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है, सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पाता है। तो यह एक स्पेकुलेशन है, जहां पे डार्कनेस होगा वहां पे सस्पिशन होगा। यह स्पेकुलेशन है, इस स्पेकुलेशन को क्लियर कीजिए कि वहां पर भेदभाव होता है या नहीं, पिक एंड चूज होता है या नहीं, फेवरेटिज्म होता है या नहीं। जो जज कॉलेजियम में हैं बैठे हुए वर्तमान में, चाहे जब भी रहते हैं, तो वो अपने जान पहचान के रिश्तेदारों को जज बनाने का प्रयास वो करते हैं या नहीं? क्या सिस्टम से अपॉइंटमेंट का अनुशंसा की जाती है?
क्या क्राइटेरिया के अनुसार से अनुशंसा की जाती है? क्या सीनियरिटी केवल आधार है या मेरिट आधार है? अगर मेरिट आधार है तो मेरिट का क्राइटेरिया फिर क्या है? उसको किस एसेस पे, उस किस स्तर से और किस तरीके से उसको एसेस किया जाता है या ऐसे इवैल्यूएट किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, नीति बनाना उनका काम, हम नीति में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्रक्रिया पे जरूर देखेंगे कि प्रक्रिया का सही पालन किया गया कि नहीं। तो उसी तरह से जब सुप्रीम कोर्ट के जज पार्लियामेंट या सरकार या विधानसभा के प्रक्रिया पर नज़र रख सकते हैं, तो देश की जनता या सरकार या सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्रियाकलाप और उसकी प्रक्रिया पर नज़र क्यों नहीं रख सकते हैं? उन्हें क्यों नहीं देखने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? पहले तो आपको गलती स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक गलती आदमी स्वीकार नहीं करता तब तक उस पर सुधार भी नहीं कर सकता है। तो सुधार करने की दिशा में सबसे पहला कदम है कि गलती स्वीकार करना। अब आप अभी वर्तमान में भी आप कॉलेजियम के मेंबर हैं, अब आप उसके हेड बनेंगे, तो पहले आप क्या इस गलती को स्वीकार करते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में भी ओपेकनेस है? यदि है तो फिर उसको ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करने की मंशा रखते हैं? क्या क्षमता रखते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं? ये देश की जनता को बताइए। अपने देश के संबोधन में जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री हों, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे आदरणीय राष्ट्रपति हैं, आदरणीय राज्यपाल हैं, और भी जितने बड़े बड़े मंत्री जी हैं, नेताजी हैं, वो लोग अपने अपने संबोधन में देश को संबोधित करते हैं। तो आप लोग भी देश, जब कम से कम तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये उम्मीद की जाती है कि देश को संबोधित करेंगे। वो एक पूरा जुडिशियरी का वो फेस है, उनके मुंह से जो भी निकलेगा इसका मतलब है कि जुडिशियरी की वो भाषा है। तो कम से कम एक आदमी को तो बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए, अंधकार को मिटाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में लाने की जरूरत है। इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल है, क्या संविधान के किसी भी आर्टिकल में कॉलेजियम शब्द का जिक्र है? यदि जिक्र नहीं है तो क्या ऐसा नहीं माना जाए कि सीनियर जजों के द्वारा अपने परिवार के रिश्तेदारों को जज बनाने के लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं और एकाधिकार भी रखना चाहते हैं, ताकि कोई उसमें अड़ंगा ना लगा सके? आप उनको पद और पावर का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों को जज बनाने के लिए आप कॉलेजियम की व्यवस्था किए हैं। ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाए? यदि सही है तो क्यों नहीं एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है सारे कैंडिडेट से? जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे एक एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है। इसमें और भी वकील है, जो इंटरेस्टेड होते वो अप्लाई करते, कम से कम कुछ तो संतुष्टि मिलती कि उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया गया। उसमें आपका जो कमिटी जो एक है कॉलेजियम का, एक स्क्रीनिंग कमेटी होता, एक क्राइटेरिया पहले बनाते कि ये क्राइटेरिया पे हमारा रहेगा, उसके स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता, इंटरव्यू होने के बाद आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद रिकमेंड करते सरकार को। लेकिन वो तो कर नहीं रहे, बैकडोर से एंट्री हो रहा है, एक तरह से बैकडोर एंट्रेंट हो गया। तो यह क्यों नहीं मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का कॉलेजियम जजों के द्वारा अपने परिवार रिश्तेदारों को जज बनाने का एकाधिकार बनाए रखने के लिए एक स्वविकसित दुर्भावनापूर्ण व्यवस्था है? इस पर आपसे जवाब की अपेक्षा करता हूं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों ही केस में एक रजिस्ट्री की व्यवस्था है। रजिस्ट्री एक ऑफिस है जो जनरली चीफ जस्टिस के अंडर में ही काम करते हैं। कोई भी रजिस्ट्रार जनरल तो हैं, वो रजिस्ट्री ऑफिस का हेड होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल भी या सेक्रेटरी जनरल भी बिना चीफ जस्टिस के परमिशन का या बिना चीफ जस्टिस के कंकरेंस का या बिना उनके डायरेक्शन का शायद ही कोई काम करते हैं। तो उनका मेन काम है ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करना,
और केस की लिस्टिंग कराने में उनका योगदान रहता है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस की लिस्टिंग में पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म, बायसनेस और इवन करप्शन होता है या नहीं? यदि आप कहते हैं कि नहीं होता है तो आप ये बताने की कृपा करें कि किसी केस की, किसी याचिकाकर्ता का या किसी अपीलेंट का केस की सुनवाई या केस की लिस्टिंग फाइल करने के 1 दिन 2 दिन के बाद ही कैसे लग जाती है, और किसी का 1-2 महीना, 6 महीना, साल भर तक क्यों नहीं लगती है? अगर उसका डिफेक्ट के कारण से है तो डिफेक्ट भी उसमें टाइम रहता है कि 1 महीना या 3 महीना में डिफेक्ट क्लियर कर ले, नहीं तो केस डिसमिस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो वो भी क्यों नहीं होता? वो गदाल खाते में क्यों पड़ा रहता है? क्या आप रजिस्ट्रार जनरल या सेक्रेटरी जनरल पे एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं या मनसा रखते हैं? क्या आप यूनिफॉर्म पॉलिसी लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री ऑफिस में 3 महीना से ज़्यादा केस नहीं रहेगा? या तो 3 महीना में वो डिफेक्ट क्लियर करके कोर्ट में बेंच में लगे, या तो वो डिफॉल्ट डिसमिस हो जाए। क्या आप ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, करने की शक्ति रखते हैं? पहले इच्छा और शक्ति दोनों होना चाहिए। क्या इच्छा और शक्ति दोनों है? या तो क्यों नहीं ऐसा मान लिया जाए कि वहां घोर भ्रष्टाचार है, घोर सट्टेबाजी है, वकील के चेहरा, गाल और माल और पॉकेट को देख के केस की लिस्टिंग की व्यवस्था की जाती है रजिस्ट्री ऑफिस में। ये रजिस्ट्री ऑफिस के लिए केवल मैं बात कर रहा हूं अभी। रजिस्ट्री ऑफिस में ये अनियमितता है, इरेगुलरिटी है। किसी का केस आज फाइल किया, कल तुरंत लग जाता है, किसी का 1 महीना नहीं लगता है, 2 महीना नहीं लगता, 6 महीना नहीं लगता, साल भर नहीं लगता है। ऐसी अनियमितता क्यों? जबकि आपकी दूसरी व्यवस्था है कि बाय डिफॉल्ट 3 महीना से किसी का अगर डिफेक्ट है तो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और डिफॉल्ट में डिसमिस हो जाएगा पिटीशन। तो रजिस्ट्री ऑफिस पर मेरा ये सवाल है, आप कृपया करके इस पर क्लेरिफाई करें कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी पिक एंड चूज, फेवरेटिज्म, बायसनेस एंड करप्शन, पैसा लेके या वकील का चेहरा देख के, गाल और माल देख के केस की लिस्टिंग होती है या नहीं? आप इस पर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, जब केस की लिस्टिंग कोर्ट में बेंच में शुरू हो जाती है तो वहां पर भी जज के द्वारा भी अनियमितता बरती जाती है या नहीं? वहां पर भी घुसखोरी, सट्टेबाजी, भ्रष्टाचार होता है या नहीं? किसी अगर नहीं होता है तो ये बताइए कि किसी केस में सुनवाई के दौरान ही जज साहब क्यों अगला डेट फिक्स कर देते हैं कि अगला दिन फलाने तारीख को होगा, स्पेसिफिक डेट दे देते हैं, और किसी केस में वो अंधकार में छोड़ देते हैं कि लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स, लिस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, और उसके आफ्टर के बाद कब वो केस लिस्ट में लगेगा दोबारा कोई नहीं जानता है। तो किसी केस में स्पेसिफिक डेट क्यों दिया जाता है, किसी केस को अंधकार में क्यों छोड़ दिया जाता है वेगनेस देके? क्या ऐसा नहीं माना जाए कि जिस केस में जज को खुद इंटरेस्ट होता है, उनको लालच होता है, वैसे केस में वो पार्टी के फेवर के लिए जैसे जरूरत होता है उसके अनुसार से उस पर त्वरित फैसला करते हैं, चाहे इंटरिम देते हैं, चाहे फाइनल डिस्पोजल करते हैं, फाइनल फैसला कर देते हैं बहुत जल्द। लेकिन जिस केस में उनको कोई माल पानी नहीं मिल रहा है या मिलने वाला नहीं होता है, वैसे केस की सुनवाई वो अंधकार में पड़ी रहती है, जिसका नतीजा है वैसे ही केस है जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 5 साल, 10 साल, 20-20 साल से केस पेंडिंग है। किसी का केस 2-4 महीने में ही क्यों फाइनल हो जाता है, किसी का 10-20 साल में भी क्यों नहीं होता? आपका क्या सिस्टम है? यदि कोई सिस्टम नहीं है इसका मतलब वहां घोर अनियमितता है, घोर भ्रष्टाचार है, घोर इरेगुलरिटी है, और जो भी चीफ जस्टिस के रूप में आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। अच्छा भाषण देंगे 2-4 बार, लाइमलाइट में आ जाएंगे, 2-4 गो अच्छा डायलॉग दे देंगे, उसके बाद कहानी खत्म। जो सिस्टम जैसा है वैसे रह रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है अपने बिरादरी के लोगों पे हाथ उठाने का, हाथ डालने का। अगला, कुछ मामले हैं जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक मामले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेटर है। एक मामले, एक पॉइंट पे, एक पैरामीटर पर कम से कम लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेटर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली इनवेरिएबली सुनवाई के बाद अगला डेट दे दिया जाता है
कि भले वो 2 महीना का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 2 साल, जितना भी 6 महीना का हो, लेकिन अगला डेट दे देते हैं ताकि उससे वकील या पार्टी को पता रहता है कि इस केस की अगली सुनवाई कब होगी, कब केस लगेगा। लेकिन ये नियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं पालन किया जाता है, जिसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले में कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेटर है। बाकी दूसरे मामले में हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पुअर है या वर्स है, बट कम से कम केस का लिस्टिंग करने के मामले में या डेट देने के मामले में लोअर कोर्ट डेफिनेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेटर है। अगले सवाल पे आता हूं। क्या संविधान या किसी भी कानून में पीआईएल का जिक्र है? यदि नहीं है तो ऐसी व्यवस्था क्यों लाई गई है? क्या इसके पीछे की मंशा, असल मंशा नाम के लिए जनहित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, लेकिन असल में क्यों नहीं ऐसा माना जाए कि ये किसी जज का पब्लिसिटी इंटरेस्टेड लिटिगेशन है या किसी वकील का पॉकेट इन्वेस्टेड लिटिगेशन है? तीनों में तो मीनिंग वही है, पीआईएल ही है। पीआईएल का 3 मीनिंग हो सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यदि वाकई ये पब्लिक के फायदे के लिए है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ। यदि ये जज अपने फायदे के लिए, अपने फायदा मतलब कि चीफ जस्टिस खास करके वो पीआईएल लेते हैं, या कोई जज हो सकता है पीआईएल के लिए स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, इसका मतलब है कि अगला दिन पेपर में नाम छपेगा, टीवी में नाम उनका प्रचार चलेगा, तो अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए वो करते हैं, तो उसको कहते हैं कि उसको कह सकते हैं, कोई कहे चाहे नहीं, मैं कह सकता हूँ कि यह पब्लिसिटी इंटरेस्टेड लिटिगेशन है। और पब्लिसिटी किसका? तो जज का भी हो सकता है और कुछ कुछ वकील का भी हो सकता है। कुछ कुछ वकील हैं जो फेमस है इस केस में। पीआईएल, जिसको पीआईएल मास्टर कहते हैं, झारखंड में एक वकील साहब थे, हैं अभी भी, बहुत उनका नाम फेमस है, पीआईएल मास्टर उनको कहा जाता है। और उनका मेन काम पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, और अपना पॉकेट इंटरेस्ट था। और वो हर एक केस में, मोस्टली केस में ऐसा करते थे कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंसाते थे और पीछे से जाके उसको ब्लैकमेल करते थे और अच्छा खासा वो एक्सटॉर्शन करते थे। अब उसी एक्सटॉर्शन का केस में अभी वो कलकत्ता में अरेस्ट हो गए और अभी वो शायद जेल में है। उनके द्वारा कोई भी पिटीशन फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में तो तुरंत उस पर सुनवाई हो जाती है, तुरंत संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन दूसरे लोग अगर कोई फाइल करेंगे तो पड़ा हुआ है। मैंने भी हाई कोर्ट में 3 बार एप्लीकेशन दिया है कि मुझे पीआईएल की सुनवाई किया जाए मेरे एप्लीकेशन पर। कोई दूसरा आदमी एक सिंपल एप्लीकेशन, 1 पेज 2 पेज का एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं तो उन पर तुरंत पीआईएल का सुनवाई हो जाती है। मैंने भी 3 बार दिया है लिख के, मेरे एप्लीकेशन पर क्यों नहीं सुनवाई हुई पीआईएल का? मैंने सुप्रीम कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट को भी दिया था और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट को भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन दूसरे को वकील दे देंगे लिख के तो तुरंत उस पर संज्ञान ले लेंगे। ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्यों होता है? क्योंकि सीधा इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जज भी देखते हैं कि हमको कितना माल मिलेगा इसमें। अगर उनको माल मिलने वाला है तो इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो काहे के लिए माथापच्ची करेंगे। तो ये इस चीज के लिए आगामी मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस स्थिति पर स्पष्ट करें कि क्या पीआईएल संवैधानिक है। किसी वकील से उम्मीद मत कीजिए कि कोई वकील ये फाइल करेंगे पिटीशन कि पीआईएल को गैर संवैधानिक घोषित कीजिए, नहीं करेंगे, क्योंकि वकील भी चापलूस होते हैं। बहुत सारे वकील हैं जो जज की चापलूसी करते हैं, जितना चापलूसी करेंगे उनका उतना मालदार बनेंगे वो। तो जज के खिलाफ जनरली वकील नहीं जाते हैं, वो बहती गंगा में, बहती धार में वो भी बह जाएंगे। इसीलिए बहुत कम ही वकील हैं, 1-2 वकील हैं जो बहती धार के अगेंस्ट में भी तैरने की हिम्मत रखते हैं। बहती धार में तो लकड़ी भी बह जाता है, निर्जीव भी बह जाता है, वो भी तैर लेता है। एक जगह तैर के एक जगह से कहेंगे कि तैर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, जो निर्जीव है वो भी। लेकिन अगर कोई जीवित है तो उसकी पहचान जीवित होने का तभी होगा जब वो विपरीत धारा में भी तैर के दिखा दे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए और कुछ करके दिखा दे। बहती धार में तो सूखा लकड़ी भी बह के निकल जाता है,
मृत जीव भी बह जाता है, तैर जाता है। तो मोस्टली वकील ऐसे हैं जो न्यायाधीशों के साथ में एक धार में, एक बहती धार में वो बहने के लिए तैयार है। इसी पीआईएल पर मेरा दूसरा है कि जब पीआईएल अगर वाकई सही है, अगर जनहित है, पीआईएल का सुनवाई देश के सभी हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट हो रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है। कुछ पीआईएल वकील के द्वारा फाइल किया गया है, कुछ वकील कोई एनजीओ इंटरेस्टेड जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट आता है वैसे लोग फाइल करते हैं, और कुछ केस में जज साहब खुद स्वतः संज्ञान लेके करते हैं। तो तीनों चारों मैकेनिज्म से पीआईएल चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या किसी वकील को या किसी जज को यह हिम्मत है कि न्यायालय में हो रहे अनियमितता, न्यायालय में हो रहे इरेगुलरिटी, न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार और न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर कोई पीआईएल दाखिल करेंगे, या किसी जज में हिम्मत है कि वो सुनवाई करेंगे, या किसी जज में हिम्मत है कि वो स्वतः संज्ञान लेंगे? जब हर एक पीआईएल के मामले में सप्ताह का एक दिन, हाई कोर्ट में तो 5 दिन वर्किंग ही होता है, उस 5 दिन में से एक दिन तो वेस्ट हो रहा है केवल पीआईएल के नाम पर, कि फ्राइडे जुमा को केवल पीआईएल की सुनवाई होगी, दूसरा कोई केस की सुनवाई नहीं होगी। लोग केस फाइल करके अब लंबे समय तक वेट कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चीफ जस्टिस की फैंटेसी रहती है कि वो पीआईएल की सुनवाई करेंगे ताकि अगला दिन उनका पेपर में नाम छपेगा, टीवी में नाम आएगा कि सरकार को हड़काया, इस पदाधिकारी को पर्सनल अपीयरेंस कराया, उसको डांट फटकार लगाया। तो उनको अपना तो पब्लिसिटी करना रहता है, और उसके पब्लिसिटी करने के लिए अपना समय का इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं कोर्ट का समय को। जो पब्लिक टाइम है 10:30 से 4:30 बजे कोर्ट का, उस टाइम को दुरुपयोग किया जाता है। यदि पीआईएल में सही मंशा है तो न्यायालय में भी हो रहे इरेगुलरिटी, अनियमितता, भ्रष्टाचार और जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर कोई भी चीफ जस्टिस क्यों नहीं पीआईएल चलाते हैं अपने अपने कोर्ट में? यदि उनकी मंशा अगर सही में साफ है, अगर पीआईएल का मतलब और न्यायालय का समय अगर सदुपयोग करना चाहते हैं पीआईएल के नाम पर, तो वो न्यायालय में हो जो सुधार की आवश्यकता है उसके सब्जेक्ट पर पीआईएल एक भी क्यों नहीं चलाते हैं? अगर ऐसा पीआईएल होता तो राज्य का या देश का कोई भी नागरिक, जो भी जिसको कहते हैं सिविल एक्टिविस्ट, जो सिटीजन हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीने के अलावा दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा कोई स्कोप नहीं, ज़्यादा पावर नहीं, ज़्यादा, तो वैसे लोग कोर्ट में जब पीआईएल चल रहा है तो उसमें वो भी जाके अपना छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो देते, कुछ सजेशन देते कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान दीजिए, इसमें इसको सुधार की आवश्यकता है, थोड़ा इसको सुधार कर दीजिए। केस लिस्टिंग होती, जैसे बाकी केस के लिस्टिंग फ्राइडे को हो रही है, तो उसमें वो भी पीआईएल रहता जो जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर है, तो उस पर भी काम होता। तब लोगों को लगता कि न्यायालय की मंशा साफ है, न्यायाधीशों की मंशा साफ है, वो न्यायालय का समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यायालय का समय का सदुपयोग कर रहे हैं, और वो जनहित में कर रहे हैं, और देश हित में कर रहे हैं, राज्य हित में कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सप्ताह का एक दिन समय बर्बाद समझा जाता है, अभी वो नहीं समझा जाएगा। क्योंकि ठीक है, आपको लगता है कि सरकार का कोई विभाग में गड़बड़ी है, खामी है, उसको सुधार करने की जरूरत है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत में आप आंख बंद करके चुप नहीं रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, मत रहिए, आंख खोलिए। लेकिन आंख खोलिए तो खाली सरकार के विभाग को ही देखने के लिए आंख क्यों खोलते हैं? अपने को भी जरा झांक लीजिए। अपने विभाग, अपने अंदर में झांकने के लिए उसमें आंख क्यों बंद कर लेते हैं? तो यदि आपकी मंशा साफ है तो आप पीआईएल के साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आगामी चीफ जस्टिस महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि जो वर्तमान में भी आपके पास पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या आप सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि अपने अपने कोर्ट में जिस दिन पीआईएल की सुनवाई का डेट वो रखते हैं, उस दिन वो स्वतः संज्ञान लेके ही शुरू करें, और एक पीआईएल जरूर चलेगा जो न्यायिक सुधार के लिए होगा, जिसमें कोई भी नागरिक आके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, या तो कंप्लेंट कर सकता है, शिकायत दे सकता है, सजेशन दे सकता है। क्या आदरणीय चंद्रचूड़ साहब, आपको ऐसी करने की मंशा या क्षमता है?
ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगला मेरा सवाल है, हाईकोर्ट से जजों की नियुक्ति के लिए, हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के ही कॉलेजियम के द्वारा अनुशंसा की जाती है। बाद में फाइल सब जगह घूमते रहता है वो फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन मेन काम तो नाम किसका किसका रहेगा वो तो वहीं से बन जाता है, और वो नाम किसका किसका रहेगा पहला काम वहीं है, और वहीं पे सब कुछ काम में दाम भी लग जाता है कि कौन किस जज का रेफरेंस है, किसका पैरवी है, किसका रिश्तेदार है, या अगर कोई रिश्तेदार नहीं तो कितना माल दिया है। ये अगर आप अंधकार रखेंगे तो स्पेकुलेशन यही है, स्पेकुलेशन लगेगा। यदि ये नहीं है तो आप क्लियर कर दीजिए कि क्या किस क्राइटेरिया के आधार पे आप नाम चूज करते हैं। क्यों नहीं लोगों से एप्लीकेशन लेते हैं, क्यों नहीं जो एलिजिबल कैंडिडेट है कम से कम उनको कुछ तो संतुष्टि होती कि हम अप्लाई किए हैं जज के लिए, कुछ थोड़ी सी उनका मोटिवेशन होता है वकील के रूप में ही। मैं जज नहीं बनने वाला हूँ, मैं नहीं बनने जा रहा हूँ, मैं उसका कैंडिडेट भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे वकील भी ऐसे हैं जो कम से कम अप्लाई करते, कुछ तो उनको खुशी होती। आप तो अप्लाई भी नहीं करने दे रहे हैं, चुपके चुपके पिछले दरवाजे से वो नाम भेज देते हैं, किसी को पता भी नहीं चल पाता है किस क्राइटेरिया पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, नाम चूज कर रहे हैं वो भी नहीं पता चलता है, और वही नाम सब जगह जाते रहता है, हायर लेवल पे जाएगा और उसी में ज़्यादा ज़्यादा एक दो काट छाट होगा। लेकिन जो चाहते हैं, जो जहाँ से इनिशिएट होता है वहीं से सारा काम वहीं पर हो जाता है मोस्टली। तो मेरा ये पूछना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और हाई कोर्ट के कॉलेजियम को भी ऐसा लगता है कि उनका ये विशेषाधिकार है कि जजों की नियुक्ति पे दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पे तुरंत अटैक हो जाएगा। आप दूसरे के पर ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस पे अटैक करें तो वहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन आप पर कोई दूसरा अटैक करे तो तुरंत वहाँ पे आपकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ने लगती है। आप सरकार के या लेजिस्लेचर के सभी काम में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नहीं लगता है कि हम उनकी ऑटोनॉमी खराब हो रही है, उनका इंडिपेंडेंस, उनका जुरिडिक्शन पे अटैक हो रहा है। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई दूसरा अगर कोई आवाज़ उठावे तो तुरंत आपको लगने लगता है, आप लोगों को, कि हमारे पर अटैक हो रहा है, हमारी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ रही है, हमारे इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ रहा है। यह लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम को यह अधिकार लगता है कि जजों की नियुक्ति कराने में उनका ही विशेषाधिकार है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह से जो हर एक हाई कोर्ट में जो वर्स्ट परफॉर्मिंग जज हैं, जो सबसे घटिया जिनकी कार्यशैली है, कोई काम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, सब केस लिंगर करके फंसा के रखे हुए हैं, या दूसरे अनियमितता में फंसे हुए हैं, उलझे रहते हैं, या सट्टेबाजी करने में व्यस्त रहते हैं, ऐसे जजों को आइडेंटिफाई करना और उनकी अनुशंसा महाभियोग चलाने के लिए करना, यह कॉलेजियम क्यों नहीं करता है? अगर कॉलेजियम वाकई आपका सही है, साफ सुथरा है, एकदम निष्पक्ष है, तो आप ये भी काम करते। अगर ये काम करते तो स्वाभाविक रूप से जनता में, देश में एक इम्प्रेशन होता है कि कॉलेजियम बहुत फेयर तरीके से काम कर रहा है, वो अपने को भी जो गलत, अगर उनके नज़र में जो भी गलत होगा उसको बख्शेगा नहीं। लेकिन हकीकत में क्या है कि अपॉइंटमेंट के मामले में तो आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जहाँ रिमूवल की बात आती है वहाँ चुपचाप हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो ये दोहरा चरित्र हो गया, डबल स्टैंडर्ड, डबल कैरेक्टर। इसीलिए तो यही सब कारण से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के या आपके कोर्ट के अंदर के ही लोगों ने कहा, और छोटे मोटे नहीं, चीफ जस्टिस के पद पर से रिटायर रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि जुडिशरी इज फेसिंग द डेंजर ऑफ क्रेडिबिलिटी विच इज चैलेंज फ्रॉम इनसाइड। तो आपकी जुडिशरी जो है वो खुद खतरे में है, और वो खतरा बाहरी लोगों से नहीं, आपके अपने ही लोगों से है, अपने लोगों के क्रियाकलाप के कारण से, उनके चरित्र और आचरण के कारण से, घटिया चरित्र आचरण के कारण से है, और वहाँ बेईमानी के कारण से है। न्यायाधीश को बिल्कुल पंच परमेश्वर की तरह एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वहाँ जज के मन में घोर बेईमानी भी होती है। वो अभी आदमी है, समाज से वो भी आते हैं,
कोई आसमान से टपके वो फरिश्ता तो है नहीं। तो आदमी है तो आदमी का गुण कुछ न कुछ रहेगा ही। उसके बाद भी आप लोग अपने लिए माय लॉर्ड शब्द सुनना पसंद करते हैं। देश के आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने लिए जो उनके अंग्रेजों के समय से एक शब्द चलता आ रहा था, हीज एक्सेलेंसी, उसको उन्होंने एबोलिश करा दिया। लेकिन किसी जज ने अपने लिए उन माय लॉर्ड शब्द सुनना बंद नहीं कराए। अंग्रेजों के साथ उनकी रीति, नीति, प्रवृत्ति और संस्कृति को अपनी संस्कार के रूप में क्यों ढो रहे हैं? जनरली लोग अपने परिवार, खानदान का संस्कार को ढोते हैं, पालन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग अंग्रेजों के संस्कार को क्यों ढो रहे हैं? मैं आपसे इन सवाल पर भी जवाब की अपेक्षा करता हूं। अब आदरणीय चंद्रचूड़ साहब, अगले कुछ दिन में 8-9 दिन में आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेंगे। उसके पहले आप मेरे इन सवालों पर गौर करेंगे और यदि जवाब दे सकने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो कृपया देने का कष्ट करें। हमारे जैसे लाखों करोड़ जनता इन सवालों का जवाब पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बेचैन है। क्या आप उनकी बेचैनी को शांत कर सकते हैं? यदि शांत कर सकते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे कानून के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के लिए आपका स्वागत है। मेरे तरफ से मंगल कामना भी रहेगी। यदि आप इन सवालों का जवाब देने में असक्षम हैं तो मेरे आपसे निवेदन है कि कृपया इस पद को आप स्वीकार ना करें। आप खुद पहले अपने आप को एसेस कर लीजिए कि जितने सवाल मैंने पूछे हैं, क्या आप इन सवालों का जवाब लेटर के माध्यम से या प्रेस बुलेटिन के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से या जुडिशियल ऑर्डर के माध्यम से या PIL के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने चीफ जस्टिस के बनने के एक दिन पहले के संबोधन में, क्या आप बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो आप जरूर बताने की कृपा करें, और यदि नहीं बता सकते हैं तो आप प्रेम से इस कुर्सी को छोड़ सकते हैं। ऐसे भी 2 साल में रिटायर हो ही जाएंगे, पेंशन मिलेगा ही। आप चीफ जस्टिस बने चाहे नहीं बने, आपको पेंशन तो नहीं रुकने जा रहा है, अभी भी नौकरी नहीं खत्म होने जा रही है। आप जज के रूप में जैसे हैं वैसे रहिए। कोई दूसरे लोग होंगे, उनको अगर क्षमता होगी तो आगे आएंगे और इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। मैं चुनौती देता हूं, मैं आगामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनौती देता हूं। यदि वाकई आप में क्षमता है, आपके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, अगर आप में वाकई कोई विलक्षण क्षमता है, स्पेशल मेरिट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है, तो मेरे इन सवालों को जवाब दे दें। और यदि नहीं है तो मेरी मांग है कि आप इस पद को स्वीकार ना करें। आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी मांग को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह निर्भर करेगा आपकी नैतिकता पर। 2 चीज है, एक कैपेसिटी और दूसरा मॉरलिटी। यदि कैपेसिटी है और मॉरलिटी भी है तो आप निश्चित रूप से मेरे सवालों का जवाब देंगे। यदि आपको कैपेसिटी नहीं है और मॉरलिटी है तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आप में कैपेसिटी भी नहीं है और मॉरलिटी भी नहीं है तो आप निश्चित रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर को स्वीकार भी करेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे भी, 2 साल न्यायालय का और देश का समय बर्बाद भी करेंगे, देश को गुमराह भी करेंगे, अंधकार में भी रखेंगे,
लोगों को ठगेंगे भी, धोखा भी देंगे। आप क्या करेंगे यदि ऐसा हुआ? तो यह स्वतः समझा जाएगा कि आपके पिताजी ने भारत देश के लिए एक बोझ सौंप दिया है और जिसको देश की जनता और सरकार अगला 2 साल तक अपने माथे पर ढोएगी। आगे क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप आत्ममंथन करें और जो भी उचित लगे आप कार्रवाई करें। मैं पुनः आपको रिमाइंड करता हूं कि आपके ही सिद्धांत और मार्गदर्शन पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपने कहा था, आपने जजमेंट में, ऑफिशियल कैपेसिटी में आपने कहा है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरा आज हो सकता है पार्शियली मैं डिसेंट भी कर रहा हूं। आपसे मैं असहमति व्यक्त कर रहा हूं, आपके क्रियाकलाप के और आपके कलीग के क्रियाकलाप में मैं अपनी असहमति व्यक्त कर रहा हूं। जुडिशियल वर्क जो आज के दिन में आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक व्यवस्था है, यह घोर असंतोषजनक है, घोर असंतोषजनक है, हाईली अनसेटिस्फैक्टरी, हाईली पेनफुल। यह न्यायालय जाने के बाद लोगों को याद आ जाता है कि अगर न्यायालय आज के दिन में अगर ऐसा है तो अंग्रेज ही क्या बुरा थे। अगर न्यायालय में, न्यायालय जाने के बाद लोगों को एहसास होता है कि अगर ये देश की आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, रिपब्लिक है, तो गुलामी ही देश 1947 के पहले ही क्या बुरा था, वही रहता। तो आप लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं, इनर्सिया में है, उसी इनर्सिया में रहना चाहते हैं, उसी तरह से जैसे कुआं का मेढक होता है, अपने आप को समुद्र का किंग समझता है, लेकिन है वो मेढक है, कुआं का ही मेढक है। उसी तरह से जो जज अपने आप में, अपने व्यवस्था में, अपने सिस्टम में सुधार नहीं करना चाहते हैं, मैं उन्हें कुएं का मेढक ही समझूंगा और देश के लिए अभिशाप भी समझूंगा और देश के लिए बोझ समझूंगा। मैं अब वीडियो बंद कर रहा हूं। पुनः आदरणीय आगामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर D.Y. चंद्रचूड़ सर, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे सवालों को गौर से सुनेंगे, एक बार नहीं 3 बार सुनेंगे और समझेंगे पहले, उसके बाद यदि आप में कैपेसिटी एंड मोरलिटी है तो उसका आप जवाब देंगे, और यदि नहीं है तो आप कुछ जवाब नहीं देंगे, आप चुपचाप रहेंगे और देश की जनता, करोड़ों जनता आपको बोझ के रूप में 2 साल तक ढोएगी। थैंक यू।